नमस्कार। विधान और संविधान सीरीज की इस कड़ी में आज हम लोग देखेंगे बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। इस कड़ी में भी हम लोग 3 एपिसोड में इस अधिनियम को कवर करेंगे। पहले में अधिनियम, दूसरे में इसके नियमावली को देखेंगे और तीसरे में इसके एप्लीकेशन और व्यवहारिक जो समस्याएं फील्ड में आती हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था, अधिनियम में लेजिस्लेचर एक स्केलेटन दे देते हैं, उनका वो अपने इंटेंशन को अधिनियम के प्रस्तावना में अभिव्यक्त करते हैं और उसके हिसाब से एक स्केलेटन देते हैं। उससे संबंधित नियमावली में विस्तृत चर्चा रहती है कि जो इंटेंशन है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम को। सबसे पहले आते हैं इसके प्रस्तावना पर। यहाँ थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दें कि 2011 के पहले भी दाखिल खारिज का कार्य होता था। वो जिस अधिनियम से होता था उसका नाम था बिहार टेनेंट्स होल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्ट 1973, जो इस एक्ट के द्वारा रिपील किया गया है। इसको लाया गया क्यों, क्या ऐसा इंटेंशन था, किस इंटेंशन से लाया गया, तो इसके प्रस्तावना में वो दिया गया है। ये लाया गया था बिहार दाखिल खारिज की प्रक्रिया को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के साथ सहगामी बनाने एवं विनियमित करने हेतु इस अधिनियम को लाया गया। ये कैसे करना चाहते थे, तो आगे हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे। जैसा कि पूर्व में भी बताए थे, पहला सेक्शन किसी भी एक्ट का, उसमें उस एक्ट का नाम, उसका विस्तार और ये कब से प्रवृत्त प्रारंभ होगा ये दिया रहता है। तो ये बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट, इसका नाम होगा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ताकि एक रूपता बनी रहे, और अधिसूचित होने की तिथि से ये प्रवृत्त होगा। सेक्शन 2 परिभाषा का होता है, तो इसमें परिभाषा देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शब्द का। और इस परिभाषा में जैसा कि पूर्व में भी बताए थे कि परिभाषा में इस अधिनियम में इन शब्दावलियों के क्या मायने होंगे वो ये व्यक्त करता है। तो दाखिल खारिज से इस अधिनियम में क्या अभिप्रेत है? दाखिल खारिज से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का किसी होल्डिंग या उसके भाग में अधिकार के अंतरण के फलस्वरूप इन 3 दस्तावेजों में चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी के इंद्राजों में निम्नलिखित कारणों द्वारा परिवर्तन। कौन कौन से कारण हैं? क्रय विक्रय या दान, विनिमय, बंटवारा, विरासत, निर्वसियती उत्तराधिकार अथवा वसीयती, विल, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन न्यायालय का आदेश डिक्री, बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अधीन न्यायालय का आदेश या डिग्री, सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बंदोबस्ती, अंतरण, असाइनमेंट, समुदेशन, भू अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत अर्जन, भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 के अधीन प्रदत्त भूमि, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत अधिकार अधिनियम 1947 के अधीन वासगीत स्थान की बंदोबस्ती, क्रय नीति 2010 के अधीन महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि का त्रिपक्षीय क्रय, कोसी क्षेत्र रैयतों की भूमि वापसी अधिनियम 1951 के अधीन पूर्व रैयतों को भूमि का प्रत्यर्पण, भू अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन पूर्व रैयत की भूमि का प्रत्यर्पण, भूमि सुधार, बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1961 के अधीन अधिशेष भूमि का बंदोबस्ती, किसी अन्य उपाय लिखत द्वारा जिसे सरकार समय समय पर अधिसूचित कर सकती। तो इतने कारणों से अधिकार के अंतरण होने पर दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी। ये ऑलमोस्ट 17-18 जो कारण दिए गए हैं, इसके वजह से अधिकार का अंतरण होता है, तो उन मामलों में दाखिल खारिज सीओ साहब को करना होगा। आगे देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावली दिए गए हैं इसमें। खतियान, तो खतियान से जब हम लोग नियमावली देखेंगे तो देखते हैं नियमावली में फॉर्मेट दिया है। यहाँ पर खतियान में दिया है, खतियान से अभिप्रेत है
बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अध्याय 10 के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित नवीनतम अधिकार अभिलेख, मतलब सर्वे के उपरांत जो लेटेस्ट अधिकार अभिलेख पब्लिश हुआ है वही खतियान कहा जाएगा। चालू खतियान किसे कहेंगे? तो जब हम लोग नियमावली देखेंगे उसमें फॉर्मेट दिया है, इन फॉर्मेट्स में जो सूचनाएं एकत्रित किए से चालू खतियान। तो आप ये फॉर्मेट देखिए, प्रपत्र 1 ख है जिसमें कि इन सब का डिटेल हो, राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या, अंचल, पुलिस थाना, जिला का नाम, बिहार राज्य, फिर क्रम संख्या, रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास, खेसरा, उसका चौहद्दी, भूमि की प्रकृति, रकबा, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह के डिटेल्स जिस पंजी में हम लोग अनुरक्षित करते हैं उसको हम लोग चालू खतियान कहते हैं। तो चालू खतियान से यहाँ अभिप्रेत है विहित प्रपत्र जो अभी दिखाया गया था, विहित प्रपत्र में संधारित अंतिम रूप से प्रकाशित, विहित प्रपत्र में संधारित अंतिम रूप से प्रकाशित अंतिम अधिकार अभिलेख के पश्चात अद्यतन किया गया अधिकार अभिलेख, जो किसी व्यक्ति के किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग में अधिकार में परिवर्तन को दर्शाता है। साधारण शब्दों में जो अभी फॉर्मेट आपको आपके साथ साझा किया गया, ये सारी सूचनाएं जिस रजिस्टर में हम लोग अनुरक्षित करते हैं उसको हम लोग चालू खतियान कहते हैं। ये फॉर्मेट है इसका, प्रपत्र 1 ख इसको बोलते हैं, जो कि नियमावली के साथ अपिंडेड रहेगा। इसी तरीके से अभिधारी खाता पंजी है, वो भी एक उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसमें भी जमीन से जुड़े, उसमें सालाना लगान से इन सब से जुड़ी सूचनाएं रहती हैं। उसका भी फॉर्मेट एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभिधारी खाता पंजी, ये इसको बोलते हैं प्रपत्र 2। इसमें भी जिला, अनुमंडल, अंचल, हल्का, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी धारक का नाम, पिता पति का नाम, ग्राम, थाना, डाकघर, भूमि का ब्यौरा, सक्षम प्राधिकार के आदेश के कारण जमाबंदी से घटाई गई ऑब्लिक जोड़ी गई जाने वाली भूमि, इस तरीके से ये एक फॉर्मेट बना हुआ है। ये इतने सारे इंफॉर्मेशन जिस पंजी में हम लोग संधारित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिधारी खाता पंजी। उसके बाद है सक्षम प्राधिकार, और इन सब का ये कॉमन है। हल्का, हल्का क्या होता है? हल्का से ये राजस्व कर्मचारी के नियंत्रणाधीन राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई किसके नियंत्रणाधीन होता है? ये तो ये राजस्व कर्मचारी के नियंत्रणाधीन होता है, ये हल्का कहलाता है। अभिधारी, अभिधारी शब्द का वही अर्थ है जो बीटी एक्ट में इसको समुदेशित असाइन किया गया है। तो बीटी एक्ट में जैसे डिफाइन किया गया है अभिधारी को, वही डेफिनेशन यहाँ भी मान्य होगा। अब देखते हैं बीटी एक्ट में क्या बताया गया है अभिधारी के लिए। बीटी एक्ट अभिधारी को डिफाइन करता है, अभिधारी या काश्तकार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और उसे भूमि के लगान का भुगतान उसी व्यक्ति को करने के दायित्व अधीन हो, अथवा कोई विशेष संविदा न होती तो उसी व्यक्ति को करता। मतलब किराए पे लिया गया जमीन। तो पहले तो ये जब एक्ट बना था तब लैंडलॉर्ड होते थे, अभी लैंडलॉर्ड कौन है? सरकार है। तो जो भूमि का प्रयोग कर रहा हो उसके लिए रेंट दे रहा हो, लगान दे रहा हो, वो क्या कहलाएगा? काश्तकार, अभिधारी। टीनेंट, होल्डिंग, होल्डिंग से अभिप्रेत है किसी रैयत द्वारा धारित भूमि का एक या अनेक खंड जिसके लिए एक सेपरेट अभिधृति मतलब रेंट का वो पार्ट हो, तो वो होल्डिंग कहलाता है। रैयत का वही डेफिनेशन है जो बीटी एक्ट 1885 में इसके लिए समुदेशित किया गया है। जो बीटी एक्ट में जैसे डिफाइन किया गया है रैयत को, सेम मीनिंग यहाँ भी रैयत का होगा। तो बीटी एक्ट में रैयत को कैसे डिफाइन किया गया है वो देख लेते हैं। बीटी एक्ट में कहता है रैयत से अभिप्रेत है प्राइमरली, प्राथमिकता वह व्यक्ति जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े पर रखे गए नौकरों के द्वारा या किसी भागीदार की सहायता से खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो।
मतलब खेती के प्रयोजनार्थ भूमि पर अधिकार अर्जित किया हो तथा इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी भी हैं जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो। रैयत वह व्यक्ति कहलाएगा जो खेती करने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करता है, और वो भूमि क्या होगा, मतलब ट्रांसफरेबल भी होगा, इनहेरिटेबल भी होगा, वो कहलाएगा रैयत। फिर निबंधित किसको कहेंगे, तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अधीन निबंधित कोई दस्तावेज। निबंधित का डेफिनेशन है निबंधन प्राधिकार से अभिप्रेत है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अधीन निबंधन प्राधिकारी। शुद्धि पत्र से अभिप्रेत है अंचलाधिकारी द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज करने के आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के अनुरूप 3 दस्तावेज जो पूर्व में भी हमने चर्चा किया था, चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी एवं खेसरा पंजी में परिवर्तन करने हेतु विहित प्रपत्र में निर्गत पर्ची, उसको शुद्धि पत्र कहते हैं। विहित का मतलब होता है इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली, इस अधिनियम के लिए बनाई गई नियमावली में जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है वो दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। प्रपत्र से क्या मतलब है, तो इसी नियमावली में जो विहित प्रपत्र है, इस मतलब बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के द्वारा जो विहित प्रपत्र उस दिया गया है वो विहित प्रपत्र की बात करता है। खेसरा पंजी क्या है, तो ये जब नियमावली देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे वैसे दस्तावेज जिसमें निम्नांकित इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको खेसरा पंजी कहते हैं। ये है प्रपत्र 3 में, इसका भी आप देख लीजिए खेसरा पंजी में क्या क्या है। राजस्व ग्राम का नाम, चूंकि ये राजस्व ग्राम वार होता है तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं राजस्व ग्राम का नाम, थाना संख्या, हल्का, अंचल, जिला, उसके बाद क्रम संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या एंड सो एंड सो फोर्थ। इसमें ये फॉर्मेट बना हुआ है प्रपत्र 3, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का तो है नहीं, बस इसी को हम लोग खेसरा पंजी कहते हैं प्रपत्र 3 को। दाखिल खारिज याचिका पंजी, इसका भी एक प्रपत्र है, दाखिल खारिज याचिका पंजी का प्रपत्र है। दाखिल खारिज याचिका पंजी इसका प्रपत्र है। ये देखें इसका प्रपत्र 5 है, इसमें भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कॉलम्स। इसमें ये सूचना जिस रजिस्टर में हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं दाखिल खारिज याचिका पंजी। राजस्व ग्राम से अभिप्रेत क्या है, राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित कोई ग्राम जिसकी एक अलग थाना संख्या हो, यूनिक नंबर है जो कैडेस्ट्रल सर्वे में भी था, सेम रिविजनल सर्वे में भी रहा। सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, जमाबंदी से अभिप्रेत है अभिधारी खाता पंजी में प्रत्येक अभिधारी को आवंटित पन्ना की संख्या जिसमें उनके अभिधृतियों के ब्यौरे के साथ साथ लगान एवं शेष की मांग एवं वसूली दर्ज की जाती है, वो जमाबंदी कहलाता है। जमाबंदी पंजी उन रैयतों का रजिस्टर जो संबंधित राजस्व ग्राम में भूमि धारित करते हैं, जिसमें जमाबंदी रैयत का खाता, खेसरा, ये सारे डिटेल जिस रजिस्टर में लिखे जाते हैं वो जमाबंदी पंजी कहलाता है। अब ये था सेक्शन 2 खत्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन 3 में, जो जहां से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दाखिल खारिज हेतु याचिका दायर करने की
प्रक्रिया। तो इसको देखते हैं। इसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है और उसमें हमने सभी सेक्शन को इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं, ताकि इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको समझने में सहूलियत हो, कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है और उसमें हम हर सेक्शन को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है, कब दाखिल खारिज की कार्रवाई होगी? तो ये तभी इसकी शुरुआत होती है जब कभी कोई व्यक्ति किसी होल्डिंग या उसके भाग पर हित अर्जित करता हो, तभी ये शुरुआत होता है। किस तरीके से हित अर्जित करता है तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा भी था, और इसमें 3(2) में भी दिया है कि कितने तरीके से हम लोग भूमि पर, किसी भूमि या उसके भाग पर हित सृजित होगा तब म्यूटेशन हम लोग करेंगे। ये दिया है सेक्शन 3(2) में, आप देख सकते हैं। किसी होल्डिंग या उसके भाग में विक्रय, दान, विनिमय, बंटवारा द्वारा, चाहे न्यायालय द्वारा अथवा अन्यथा, निर्वसियत अथवा वसीयत, विल, राज्य सरकार के विभागों उपक्रमों द्वारा बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत पंजीकृत दस्तावेज से प्राप्त की गई जमीन सतत लीज के शर्तों पर सक्षम न्यायालय प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बंदोबस्ती, अंतरण, समुदेशन, बहुदान यज्ञ समिति द्वारा भूमि के अनुदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वार्षिक काश्तकारी अधिनियम 47 के अधीन प्रदत्त अभिधृति अधिकार, बिहार काश्तकारी अधिनियम 85 के अधीन दर रैयत के रूप में अधिभोगी अधिकार का अर्जन, भू अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यार्पण, भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं रेलवे विशेष अधिनियम 2008 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यार्पण, वास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति 2010 के अधीन क्रय की गई, वास भूमि कोसी क्षेत्र रैयतों को भूमि वापसी अधिनियम 1951 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यार्पण, बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1961 के अधीन भूमि की बंदोबस्ती, किसी न्यायालय के आदेश, डिक्री अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अंतरण का कोई अन्य उपाय लिखत के माध्यम से हित अर्जित करने पर म्यूटेशन के लिए संबंधित पक्षकार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन कितने दिनों में करेंगे? तो अधिकतम 90 दिनों में। लेकिन अगर 90 दिन में नहीं कर सके तो क्या ऐसा है कि हाँ आवेदन नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो उसको खंडन करने का भी सेक्शन 3(1) क में प्रावधान अंकित है। आवेदन देने के बाद क्या होगा भाई? आवेदन प्राप्त करने का अंचल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होगा, उसका पंजीकरण होगा। तो अब ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है। आवेदन भी आप ऑनलाइन करते हैं और सीओ साहब ऑनलाइन आवेदन को केसी के लॉगिन में भेजते हैं प्राइमरी मतलब स्क्रूटनी के लिए। वो जांच करके फिर अगर उसको सब ठीक ठाक लगता है तो एक केस नंबर दे देता है और फिर वहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अदरवाइज वो रिवर्ट करता है कि आप फिर से
जो भी उसने पॉइंटर्स दिए हैं, ये चीज़ मिसिंग है, वो आप कंप्लाई करके फिर से आप आवेदन कर दीजिए। लेकिन जो एक्ट अधिनियम जो कहता है वो अक्षर समय अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आवेदन प्राप्त वो पंजीकृत होगा। कहाँ पंजीकृत करना है? तो दाखिल खारिज याचिका पंजी में अभी देखे थे हम लोगों ने देखा था, ये किस में? अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 4। उसके बाद क्या होगा? पंजीकरण हो गया, उसके बाद हर केस का पृथक अभिलेख खोला जाएगा अंडर सेक्शन 3(5). फिर जांच होगी, जांच का आदेश सीओ साहब देंगे। उसके आलोक में राजस्व कर्मचारी विहित रीति से, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नियमावली में, जांच पड़ताल करेगा, प्लस अंचल निरीक्षक को विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 2। उसके बाद क्या होगा? अंचल निरीक्षक साहब जो कर्मचारी ने रिपोर्ट सबमिट किया है उनको, उसकी सत्यता की जांच परख करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे, प्लस अपना निष्कर्ष और अनुशंसा विहित रीति से, वो हम लोग नियमावली जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, विहित रीति से अभिलिखित करेंगे अंडर सेक्शन 5(3). और इस तरीके से जो जांच रिपोर्ट तैयार हुआ उसको विहित प्रपत्र में अपने निष्कर्ष व अनुशंसा के साथ अंचल अधिकारी को अग्रसारित, मतलब अपने लॉगिन से सीओ के लॉगिन में भेज देंगे अंडर सेक्शन 5(4). यहाँ पर दो परिस्थिति उत्पन्न होता है, या तो अंचलाधिकारी जो जांच रिपोर्ट आया है केसी और आरओ के स्तर से उसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, नहीं सेटिस्फाई है तो खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 5। अगर सेटिस्फाइड हैं तो फिर क्या करेंगे? आम खास सूचना निर्गत जारी करेंगे अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1। ये क्या है? आम खास सूचना क्यों दिया जाता है? तो एक अवसर दिया जाता है राजस्व ग्राम में जो भी व्यक्ति हैं उनको, कि अगर आपको कोई आपत्ति है इस तरह का, इस डिटेल का भूमि पे अधिकार का अंतरण हुआ है, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कीजिए। तो ये एक आपत्ति दर्ज करने का अवसर होता है। अगर उस पर, इसमें टोटल 14 दिनों का टाइम दिया गया है, अगर इस अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त होता है तो फिर पक्षकारों को नोटिस करके सुनवाई करेंगे, और अगर आपत्ति नहीं प्राप्त होता है तो फिर उस पर सीओ साहब निर्णय लेंगे, फिर करेक्शन स्लिप जनरेट होगा और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। अगर आपत्ति आता है तो ये अनिवार्य है अंडर सेक्शन 6(2) की सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों की दलील नोटिस करते हुए सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों की दलील को सुनेंगे और तब अंतिम निर्णय लेंगे। अंतिम निर्णय में या तो आवेदन जो किया गया है वो सही पाया जा सकता है या फिर नहीं भी पाया जा सकता है। अगर सही था, सही में अधिकार का अंतरण हुआ था, तब तो म्यूटेशन अप्रूव होगा, करेक्शन स्लिप जनरेट होगा और उसके बाद राजस्व कर्मचारी प्रविष्टियों में जो तीनों दस्तावेज बताया गया था पूर्व में, उनके प्रविष्टियों में परिवर्तन करेगा। परिवर्तन के आधार पर लगान और सेस की मांग में भी परिवर्तन होगा। और अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो फिर वैसे में एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। लेकिन जब रिजेक्ट करेंगे तो सीओ साहब ये ऑब्लिगेटरी है कि अपने ऑर्डर शीट में कारण अभिलिखित करेंगे और जो आवेदक था उसको विहित रीति से सूचित भी उनको करना होगा। अगर इससे विक्षुब्ध है तो कोई भी व्यक्ति अपील में जा सकता है अंडर सेक्शन 7 DCLR के न्यायालय में, सीओ के आदेश पारित करने के 30 दिनों के अंदर। अब आते हैं, ये पूरी प्रक्रिया थी म्यूटेशन की जो सेक्शन 3, 5 और 6 में दिया था। सेक्शन 6 में 6 से 6 सेक्शन 6 सब क्लॉज 9 to 6 सब क्लॉज 13 में
कुछ डोंट्स दिए हैं जिसका हमको ध्यान रखना है कि ऐसे परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो म्यूटेशन नहीं करना है, जिस पे बहुत बार अनजाने में या जिस भी कारण से लोग ध्यान नहीं देते हैं, चूक होती है और उसकी वजह से कार्रवाई होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए देखते हैं क्या क्या चेक्स दिए गए हैं इस अधिनियम में। तो सबसे पहला चेक है अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 9। इसमें कहता है क्या, अगर क्रय विक्रय दान इन सब माध्यम से जमीन पर अधिकार का अंतरण हुआ है तो वो निबंधित होने चाहिए। अगर निबंधित नहीं है तो सीधा हम रिजेक्ट करेंगे, निबंधित है तो प्रोसीड करेंगे। चेक टो 2 ये क्या है, ये 610 में क्या दिया है, अगर विल के माध्यम से हित का अर्जन हुआ है तो विल सक्षम न्यायालय से सम्यक रूप से विनिश्चित है अथवा नहीं, ये देखेंगे। अगर विल का प्रोबेट किया हुआ है तब हम तब प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं है तो हम सीधा रिजेक्ट करेंगे। अब ये प्रोबेट क्या होता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में ये दिया गया है, कोर्ट को अधिकार है कि किसी ने वसी विल किया है तो उनके मृत्यु के पश्चात वो कोर्ट वेरीफाई करता है सही है नहीं है, और ये कोर्ट से वेरीफाइड हो तभी हम प्रोसीड करेंगे। विल के केस में अगर नहीं है तो सीधा हम लोग रिजेक्ट करेंगे। इसी तरीके से तीसरा चेक क्या है, अगर बंटवारा के माध्यम से हितकार्जन हुआ है तो वैसे मामलों में हम ये देखेंगे 611 के तहत कि सभी हिस्सेदारों की सहमति है अथवा नहीं। अगर है तो प्रोसीड करेंगे, नहीं है तो सीधा रिजेक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 611। चौथा चेक क्या है, अगर वाद भूमि पर स्वत्ववाद लंबित हो तो ऐसे मामले में क्या करना है, स्वत्ववाद लंबित है तो सीधा रिजेक्ट करना है, लंबित नहीं है तभी प्रोसीड करना है। अब ये लंबित के लिए हाल ही में फरवरी में 2 फरवरी को एक लेटर निकला है, लेटर नंबर 237, वो आप रेफर कर सकते हैं कि किन मामलों को हम लंबित कहेंगे, किन को लंबित नहीं मानेंगे। ये प्रधान सचिव सर के स्तर से एक लेटर निर्गत है, लेटर नंबर 237/22/2026 को, तो उसके पहले आप ये देख लेंगे। फिर पांचवा और अंतिम चेक है भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा। अगर दखल कब्जा है तब तो प्रोसीड करेंगे, दखल कब्जा नहीं है तो फिर अंडर सेक्शन 613 रिजेक्ट करेंगे। ये पांचों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तभी म्यूटेशन होगा, अदरवाइज म्यूटेशन रिजेक्ट होगा। अब आइए आते हैं सेक्शन 7 पर, जिसमें कि अपील का प्रावधान किया गया है। आइए अब आगे देखते हैं अपील। सेक्शन 7 में आते हैं अपील। तो जैसा कि पूर्व में कंडीशन हम लोगों ने देखा था, सीओ ने आवेदन पे, दाखिल खारिज के आवेदन पे या तो आवेदन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में अगर कोई भी पक्षकार विक्षुब्ध है तो वो अपील में आ सकते हैं। तो अपील में कैसे क्या होगा, ये सेक्शन 7 इसकी बात करता है। आइए देखते हैं सेक्शन 7। इसमें सबसे पहले पक्षकार अगर संतुष्ट है तब तो अपील का सवाल प्रश्न ही नहीं उठता है। सीओ के आदेश से संतुष्ट है तब तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर असंतुष्ट है तब फिर क्या होगा, असंतुष्ट है तो सबसे पहले अपील दायर करने का जो भी पीड़ित पक्ष है वो निर्णय लेगा। उसको 30 दिनों के अंदर डीसीएलआर के न्यायालय में अपील दायर करना होगा अंडर सेक्शन 7 सब क्लॉज 1। अगर 30 दिन में नहीं करता है तो है कानून में प्रावधान, इस अधिनियम में प्रावधान दिया गया कंडोनेशन का, इसको अंडर सेक्शन 7(2). उसके बाद डीसीएलआर साहब या तो सीओ के आदेश को वैध ठहरा सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, लेकिन बिना सुने नहीं।
ये बाध्यकारी है कि डीसीएलआर साहब को सुनना है संबंधित पक्षों को। इसके लिए वो विधिवत नोटिस जारी करेंगे, सभी पक्ष को सुनेंगे और तभी फिर सीओ के आदेश को मॉडिफाई, अल्टर या सेट असाइड कर सकते हैं। फिर सुनने के पश्चात डीसीएलआर साहब को 30 कार्य दिवस में अपना निर्णय देना है। उसके बाद आइए आते हैं सेक्शन 8 पे, जो पुनरीक्षण की बात करता है। एक बार डीसीएलआर न्यायालय से आदेश हुआ, उस पर भी कोई पक्ष हो सकता है संतुष्ट ना हो, तो दाखिल खारिज अपील वाद में पारित आदेश में 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो इस आदेश से असंतोष, मतलब कोई व्यक्ति विक्षुब्ध हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर नहीं है तब तो फिर ठीक है, वही कंटिन्यू करेगा। अगर विक्षुब्ध है तो वो समाहर्ता या अपर समाहर्ता के समक्ष 30 दिनों में इस अधिनियम की धारा 8(2) के तहत पुनरीक्षण वाद दायर कर सकते हैं। मान लीजिए 30 दिन में नहीं कर सके तो 8 दिन डिले को कंडोन करने की शक्ति निहित करता है अपर समाहर्ता में। फिर इसी तरीके से अपर समाहर्ता अगर उनको लगता है या वो चाहते हैं कि हाँ डीसीएलआर के अपील में जो उन्होंने आदेश पारित किया था उसको अगर वो मॉडिफाई करना, अल्टर करना या सेट असाइड करना चाहते हैं, तो अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 उनको सुनना पड़ेगा। सभी पक्षकारों को नोटिस देंगे, सभी को सुनेंगे, तभी डीसीएलआर के आदेश को मॉडिफाई, अल्टर या सेट असाइड कर सकते हैं। इसमें भी एडीएम सर को 30 कार्य दिवस में निर्णय लेना है अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 ऑफ बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011। अब आइए जमाबंदी रद्दीकरण सेक्शन 9 में आइए इसको देखते हैं। सेक्शन 9 जमाबंदी रद्दीकरण की बात करता है। ये किसी भी कारण से जमाबंदी सृजित हुआ, हो सकता है भूलवश हो गया, गलती से हो गया, किसी भी कारण से गलत जमाबंदी सृजित हो गया, मतलब प्री कंडीशन है कि एक जमाबंदी सृजित होना चाहिए। ट्रिगर या तो एडीएम स्वप्रेरणा से कर सकते हैं या फिर किसी ने आवेदन दिया हो तब कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 में एडीएम सर को ये पावर दिया गया है कि वो ऐसे मामलों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसके बाद 9(1) में ही एडीएम सर संबंधित पक्षकारों को उपस्थित होने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का अवसर देने के उपरांत जमाबंदी रद्द करने, दावा करने वाले व्यक्ति को बेदखल करने, वैध स्वामी या अभिरक्षक को दखल सौंपने की शक्ति उनमें निहित की गई है अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 1। अगर जमाबंदी रद्द करते हैं तो ऐसे मामलों में अपर समाहर्ता को अनिवार्य रूप से सुनवाई करनी होगी अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 2। इसमें किसी को स्वयं या किसी अपने मातहत से जांच परीक्षण कराने का वो उनको पावर दिया गया है। अगर जमाबंदी गलत पाई जाती है, जांच में क्या गलत पाई जाती है तो इसमें हाँ या ना, अगर गलत है तो फिर जमाबंदी रद्द होगा, अगर गलत नहीं है तो जमाबंदी बरकरार रहेगा। जमाबंदी रद्द होगा तो फिर अधिकार और कब्जा बहाल करने का दायित्व अपर समाहर्ता को दिया गया है इस अधिनियम के तहत। अगर अपर समाहर्ता के इस कार्यवाही से पक्षकार संतुष्ट हैं तो फिर ठीक है, वहां पे बातें एंड कर जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर वो अपील में जा के कोर्ट में अपील में जाएंगे तो समाहर्ता महोदय के कोर्ट में जाएंगे। कितने दिनों में? तो 30 कार्य दिवस में अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 6 क। अगर 30 दिन में नहीं जाते हैं तो 9 सब क्लॉज 6 ख में डिले कंडोन करने का शक्ति निहित है समाहर्ता में। अगर समाहर्ता अपर समाहर्ता के आदेश को मॉडिफाई, अल्टर या सेट असाइड करना चाहते हैं तो उनको संबंधित पक्षकारों को सुनना होगा,
तो विधिवत नोटिस देकर सभी पक्षकारों को सुनेंगे, तभी उनके आदेश को मॉडिफाई, अल्टर या सेट असाइड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 96 सब ग। उसके बाद जी समाहर्ता महोदय का निर्णय आएगा। इस निर्णय से पक्षकार या तो संतुष्ट हो सकते हैं या नहीं संतुष्ट हो सकते हैं। संतुष्ट है तो मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर असंतुष्ट हैं तो कमिश्नर सर के यहाँ पक्षकार रिवीजन पुनरीक्षण में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 97 क 30 दिनों में, और अगर 30 दिनों में नहीं गए तो 97 ख में डिले खंडन करने की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त महोदय में निहित है। प्रमंडलीय आयुक्त महोदय निम्न न्यायालय के रिकॉर्ड को मंगाकर जांच कर सकते हैं, और अगर वो उनको लगता है कि हाँ वो जो निम्न न्यायालय का आदेश था उसको मॉडिफाई, अल्टर या सेट असाइड करने की आवश्यकता है, तो वो भी विधिवत नोटिस जारी कर सभी पक्षकारों को सुनेंगे और तभी उनके आदेश को मॉडिफाई, अल्टर और सेट असाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अंतिम निर्णय उनको देना होगा। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया थी बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 के तहत। इसके अतिरिक्त सेक्शन 10 से लेकर 23 तक, आइए अब चलते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 में खाता पुस्तिका निर्माण एवं फीस लेकर अभिधारियों की उसकी आपूर्ति। तो इसमें जब म्यूटेशन अप्रूव कर दिया जाता है अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा, तो फिर ये कॉन्सिक्वेंशियल क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या सृजित करना होगा, वो सब दिया है। खाता सेक्शन 10 में खाता पुस्तिका का निर्माण और उसकी आपूर्ति। यथाविहित रीति से किसी राजस्व ग्राम में अभिधारी की अभिधृति की एक खाता पुस्तिका तैयार की जाएगी तथा यथाविहित फीस के भुगतान तथा समय सीमा के अंतर्गत जिसके क्षेत्राधिकार में अभिधृति अवस्थित है के अंचलाधिकारी के द्वारा संबंधित अभिधारी को उपलब्ध कराई जाएगी। क्या क्या खाता पुस्तिका में निम्नलिखित विवरण होंगे। अभिधारी द्वारा आधारित भूमि के संदर्भ में चालू खतियान तथा अभिधारी खाता पंजिका, सुसंगत उद्धरण, लगान शेष की मांग और वसूली, सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण एवं उसका वापसी भुगतान, ये सब सूचना। उसके बाद खाता पुस्तिका भूमि के प्रत्येक दाखिल खारिज के बाद यथाविहित रीति से अद्यतनीकरण के लिए अभिधारी के द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अब आइए सेक्शन 11, ये कुछ रूल बेसिक चीजें दी गई हैं। जैसे ये जितने भी प्रोसीडिंग होंगे म्यूटेशन एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत, वो सारी समरी प्रोसीडिंग होंगी। समय सीमा की बात की गई है, तो समय सीमा सामान्य केसेस में, मतलब जिसमें आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो उसमें 35 दिन, और जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हो उसमें अधिकतम 75 दिन का समय निर्धारित है। बारह और 13 में समय सीमा की बात की गई है। सेक्शन 14 आते हैं। अगर दाखिल खारिज याचिकाओं के निपटारे में विलंब होता है तो विलंब के कारणों को आदेश फलक में अंचलाधिकारी को अभिलिखित करना होगा। ये सेक्शन 14 में है। ये इस सेक्शन का क्या यूटिलिटी है? ये सेक्शन बताता है कि एक समयबद्ध प्रक्रिया है, निर्धारित समय अवधि में इसको पूर्ण किया जाना है, और अगर विलंब होती है तो विलंब के कारणों को अभिलिखित करना होगा, जो जिला समाहर्ता के द्वारा विहित रिवित से संवीक्षा के अधीन होगा। निपटारे में विलंब है तो उत्तरदायित्व, तो निपटारे में विलंब का दायित्व संबंधित अधिकारी पर होगा जिसके कारण विलंब हुआ हो। अब किसके कारण से हुआ है? कर्मचारी की वजह से हुआ, अंचल निरीक्षक की वजह से हुआ, या सीओ के स्तर पे हुआ, ये देखना होगा। उसके अभिलेख के अवलोकन से ये पता चल पाएगा। फिर 16 में देता है कि जितने भी इस अधिनियम में प्राधिकार अंकित किए गए हैं, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, उसके ऊपर DCLR हो,
अपर समाहर्ता हो या समाहर्ता हो, सबों को किसी व्यक्ति को समन करने, हाजिरी कराने, शपथ पर परीक्षा करने, दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने एवं खर्चा दिलवाने के मामलों में वही शक्तियां निहित होंगी जो सीपीसी 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों। फिर सेक्शन 17 फी की बात करता है, जो हम नियमावली में देखेंगे। 50 रुपये फी निर्धारित है। सेक्शन 18 प्रमाणित प्रतिलिपियां और जानकारी की बात करता है। तो अब आज के लिए सारा कुछ डिजिटाइज है, ऑनलाइन अवेलेबल है और डिजिटली साइंड कॉपी में भी सर्टिफाइड कॉपी की अब जरूरत भी नहीं है सरकार के लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार। सेक्शन 19 निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण। अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुपालन तथा शक्तियों के प्रयोग में जिला समाहर्ता के सामान्य निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे। मतलब सबों को समाहर्ता महोदय के अधीन इसमें रखा गया है। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति तो राज्य सरकार आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंध के संगत न हो ऐसा कोई कार्य कर सकेगी या करने का निर्देश दे सकेगी, ताकि अधिनियम को लागू करने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी नहीं होना, मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है इस अधिनियम का। इस अधिनियम को उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्निहित किसी उपबंध के अल्पीकरण में न होकर उसके अतिरिक्त होंगे। मतलब इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। 22 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किसी एक प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो। इस धारा के अधीन बना प्रत्येक नियम बनने के पश्चात राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में जब वह सत्र में हो कुल 14 दिनों की कालावधि तक जो एक सत्र में समाविष्ट हो या 2 उत्तरवर्ती सत्रों में रखा जाएगा, और जिस सत्र में रखा जाए उस सत्र के या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो अथवा दोनों सहमत हो कि नियम बनाया ही न जाए, तो तदुपरांत नियम यथास्थिति ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा, किंतु ऐसा उपांतरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधि मान्यता और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। इसका कहने का मतलब आशय ये है कि जो नियम राज्य सरकार बनाएगी उसको राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में जब वो सत्र में हो कुल 14 दिनों की कालावधि तक उसको रखा जाना होगा, या तो सेम में या उसके 2 सक्सेसिव सेशन के दौरान, और सदन उसमें सहमत होता है कि नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है तो फिर वो निष्प्रभावी होगा, या फिर नियम को उस नियम को सत्यापित करता है तो वो वही नियम प्रभावी होगा। लेकिन अगर इस स्थिति पे पहुंचता है कि हाँ जरूरत निष्प्रभावी के कंडीशन में इस नियम के तहत किए गए कार्य जो पूर्व इस नियम के निष्प्रभावी होने के पूर्व जो कार्य किए गए थे उस पर किसी कोई तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 23वां जो सबसे लास्ट सेक्शन है रिपील एंड सेविंग्स, तो शुरू में ही मैंने बताया था कि इस अधिनियम के पूर्व जो दाखिल खारिज की कार्रवाई होती थी वो होती थी बिहार अभिधारी होल्डिंग अभिलेखों का अनुरक्षण अधिनियम 1973 के तहत। इसके आने के बाद वो निरस्त कर दिया गया है और आज के डेट में बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 प्रभावी। तो ये था बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011। अगले एपिसोड में हम लोग इससे संबंधित नियमावली देखेंगे और उसके अगले एपिसोड में हम लोग इसके एप्लीकेशन और कुछ परिस्थिति जन्य जो समस्याएं होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।